चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त काल पर। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कला तथा साहित्य। कला तथा साहित्य। कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में ऐसा विकास हुआ जिसे हम एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक मानक विकास। कला और साहित्य के क्षेत्र में ना तो गुप्त काल के पूर्व ऐसा विकास देखा गया था और ना ही संपूर्ण प्राचीन तथा मध्य काल में कला तथा साहित्य के क्षेत्र में ऐसा विकास दोबारा दिखाई पड़ा। इसीलिए कला तथा साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, युद्ध कला, आयुर्वेद कला, प्रत्येक क्षेत्र में एक मानक विकास दिखाई देता है। और संस्कृत भाषा के साहित्य का तो यह स्वर्ण काल है ही है। रामायण महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, जितने पुराण साहित्य हैं, कई स्मृति साहित्य, कालिदास, भारवी, अमर सिंह, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, है ना, जैसी एक से बढ़कर एक विभूतियां और उनके द्वारा एक से बढ़कर एक कालजयी रचनाएं इसी कालखंड में हुई। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी भैया पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी। गुप्त शासकों के पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश हमने आपको बताया था ना, कुषाणों के सामंत थे, यानी कुषाण वंश के शासकों की अधीनता में शासन करने वाले थे। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि यह संभवतः वैश्य जाति के थे। किस जाति के? वैश्य जाति के थे, व्यापारी वर्ग। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्या नाम था उसका? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। लेकिन इन दोनों के विषय में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती कि इसने क्या किया, कब तक शासन किया, कब सिंहासन पर बैठा, कोई जानकारी नहीं। गुप्त वंश का जो पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ वो है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन करता है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने सिक्के चलाए। इसका विवाह लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था, जिसे इसके पुत्र समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इसने सोने, चांदी, तांबे, तीनों धातुओं के सिक्के चलाए। इसने 319 ईस्वी में एक नया कैलेंडर, एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत और बल्लभी संवत भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक हुआ।
समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन करता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे नेपोलियन अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, ऐसे ही समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इसकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। उससे पता चलता है कि इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित करके उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया, उनके अस्तित्व को मिटा दिया। उसी से पता चलता है कि इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाया, और जब उन लोगों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली तो उन्हें उनके राज्य वापस दे दिए। उसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने जनजातीय क्षेत्रों को जीतकर वहां के लोगों को अपना सेवक बनाया। उसी से यह भी पता चलता है कि इसने अपने 5 सीमावर्ती राज्यों की विजय किया था। वहीं से यह भी पता चलता है कि इसने शक, मुरुंड, कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों को भी पराजित किया था। इसके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों से यह पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से पता चलता है कि यह बहुत अच्छा बीड़ा बजाता था, बीड़ा वादक था, संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसका जो बीड़ा वादन प्रकार का स्वर्ण सिक्का है उसमें एक तरफ लिखा है समुद्रगुप्त पराक्रमः और दूसरी तरफ इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। कविराज, कविराज, लिच्छवि दौहित्र, पृथिव्या प्रथम वीर, सर्वराजोच्छेता, ये इसकी प्रमुख उपाधियां है ना। इसके पश्चात इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये 375 से 415 ईस्वी तक शासन करता है। इसके कई अन्य नाम हैं। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का यह पुत्र था। देवराज, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, विक्रम, विक्रमांक, विक्रमादित्य, ये इसकी उपाधियां हैं या अन्य नाम हैं। ठीक। इसके शासन काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक। इसकी उपलब्धियों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख पर मिलता है। इसने दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के निकट एक स्टेनलेस स्टील से बना लौह स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाया था। उसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उदयगिरि प्रशस्ति अभिलेख भी है, उसमें भी इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसने शक वंश के अंतिम शासक को पराजित करके उनकी सत्ता को भारत से समाप्त कर दिया। इसके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वानों की मंडली थी जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। उसमें कालिदास जैसे प्रसिद्ध विद्वान, धनवंतरी जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक भी मौजूद थे। ठीक है। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। फाहियान लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसकी पुस्तक का नाम फोक्योकी है। उसमें भारत के मध्य क्षेत्र का यानी मध्य भारत का, मध्य देश का विशद वर्णन करता है।
वो एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो वहां कहता है कि भारत में लोग व्यापारिक लेन देन में सिक्कों के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। कौड़ी व्हाइट कलर की होती है ना, कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसने उज्जैनी को अपनी उप राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र मुख्य राजधानी थी, उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी थी। ठीक है। इसके शासनकाल में संस्कृत भाषा की कई कालजयी रचनाओं की रचना की गई थी। इसीलिए इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पश्चात इसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य शासक होता है। उसके बारे में तो 4-5 बातें ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा बातें। पहली ये कि गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख उसी के प्राप्त हैं, कुमार गुप्त प्रथम के। उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और सबसे बढ़कर उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात तो इसका पुत्र स्कंद गुप्त क्रमादित्य शासक होता है। उसके शासनकाल की एक ही महत्वपूर्ण घटना है, भारत पर हूणों का पहला आक्रमण। हूण विदेशी थे, मध्य एशिया के आक्रांता थे, बड़े बर्बर थे। वो जहां जहां गए वहां की सत्ता को तहस नहस कर दिया। तो हूणों का भारत पर पहला आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद मित्रों नरसिंह गुप्त बालादित्य शासक होता है। उसने मिहिर आक्रमणकारी हूण आक्रांता मिहिर कुल को पराजित किया था। इसके बाद यहाँ का शासक एक होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा का वर्णन करने वाला भारत का पहला अभिलेख है। और इस वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय है। पॉलिटिकल हिस्ट्री इसकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कि वास्तविक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड लिटरेचर है ना। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री आप लोग लिखें, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोलें। गुप्त काल आप लोगों ने हेडिंग डाला है, लिखिए। कला तथा साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर से बोल देता हूं, कला तथा साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला फैक्ट, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। अगला फैक्ट, गुप्त शासकों के पूर्वज कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत, सामंत का मतलब उनकी अधीनता में शासन करते थे। अगला फैक्ट, गुप्त शासक वैश्य जाति के थे। वैश्य जाति के थे। अगला फैक्ट, गुप्त वंश का संस्थापक
गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगला फैक्ट, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच दिख रहा है? चलिए हेडिंग डालिए, चंद्रगुप्त प्रथम। हेडिंग, चंद्रगुप्त प्रथम, उसका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी। बोले, लिखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला फैक्ट, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त वत वह भी संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत अथवा बल्लभी संवत की शुरुआत की। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र धातु के सिक्के चलाए। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था, जिससे इसके पुत्र समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। ठीक है।
अब आप हेडिंग डालेंगे समुद्रगुप्त। उनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी। बोलें, लिखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। अगला फैक्ट, इतिहासकार B.A. स्मिथ के अनुसार विंसेंट आर्थर स्मिथ, B.A. स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन रचित हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। अगला फैक्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में लिखा गया है। गद्य और पद्य का प्रयोग जहां किया जाता है उसे चंपू शैली कहा जाता है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता कौन था? हरिसेन, है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। क्लियर। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के
9 राजाओं को पराजित करके प्रसभोद्धरण नीति का पालन किया। प्रसभोद्धरण नीति का पालन किया। अर्थात उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। समझ में आया? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, समुद्रगुप्त ने प्रसभोद्धरण नीति का पालन किसके साथ किया था? आर्यावर्त के राजाओं के साथ या उत्तर भारत के राजाओं के साथ? प्रसभोद्धरण नीति है क्या? उनके राज्य को समाप्त करके उस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाए। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया। अर्थात पराजित राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उन्हें उनके राज्य वापस कर दिया। उन्हें उनके राज्य वापस कर दिया। बात समझ में आई? अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त ने आटविक, ब्रैकेट में लिखे जनजातीय, आटविक का मतलब जनजातीय, राजाओं को पराजित करके उन्हें अपना सेवक बना लिया। उन्हें अपना सेवक बना लिया। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त ने पांच सीमावर्ती राज्यों की विजय की।
पांचों का नाम लिखना है। समतट, समतट का मतलब वर्तमान बांग्लादेश। डवाक, कामरूप, दोनों का मतलब वर्तमान असम। अर्त्रिपुर का मतलब वर्तमान पंजाब। और नंबर 5 नेपाल, इसकी भी इसने विजय किया था। समतट, डवाक, कामरूप, कर्त्रिपुर, नेपाल। ठीक है। लिख लिए। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण, मुरुंड, आदि विदेशी शक्तियों को पराजित किया। विदेशी शक्तियों को पराजित किया। अगला फैक्ट, समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्कों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। अगला, समुद्रगुप्त के वीणा वादन प्रकार के स्वर्ण सिक्कों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक, एक कुशल वीणा वादक तथा संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी था। ठीक है। अगला फैक्ट, कविराज काम सर्वराजोच्छेता काम
लिच्छविदौहित्र तथा पृथिव्या प्रथम वीर, पृथिव्या प्रथम वीर, इसका मतलब है पृथ्वी का प्रथम विजेता, है ना। इत्यादि, इत्यादि समुद्रगुप्त की उपाधियां थीं, समुद्रगुप्त की उपाधियां थीं। चलिए अगला शासक हेडिंग डालिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी। बोले, लिखिए, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा बना। उसकी माता का नाम दत्त देवी था, दत्त देवी। ठीक है, अगला फैक्ट, देवराज देवश्री देवगुप्त विक्रम विक्रमांक विक्रमादित्य विक्रमादित्य तथा परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थीं। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों वर्णन उदयगिरि गुहालेख में मिलता है।
ठीक है। अगला फैक्ट। गुहा का मतलब गुफा, गुफा केव, केव। तो गुफा के भीतर जो गुफा की आंतरिक दीवार पर अभिलेख होता है उसे गुहा लेख कहा जाता है। हमने अशोक के अभिलेख में लिखवाया था। अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ हुआ था। जिसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। ठीक है। अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट मेहरौली नामक स्थान पर लौह स्तंभ अभिलेख, लौह स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाया था। अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को, फिर से बोलता हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके मार डाला। अगला फैक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
उज्जैन को अपनी उप राजधानी बनाया। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ प्रसिद्ध विद्वानों की एक मंडली रहती थी। जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कहा जाता था। पूर्ण विराम उसी में आगे, प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, तथा प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी नवरत्नों में शामिल थे। अगला फैक्ट, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया तथा 414 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है। अगला फैक्ट, फाहियान बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने तथा मूल मूल मीन्स ओरिजिनल बौद्ध धर्म ग्रंथ मूल बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला है, फाहियान की पुस्तक का नाम हो क्यों की है। देख के लिखो,
हो क्यों की है। अगला है हाह्यान मध्य देश का विस्तार से वर्णन करता है। अगला है हाह्यान के अनुसार भारत में लोग व्यापारिक लेन देन में सिक्कों के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। कौड़ी शब्द सुने हो ना। हाँ, और ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक। अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी। रहने दें, 1-2 मिनट है, रहने दें, चलो छोड़ो। नहीं तो लोग आपके क्यों आज ज्यादा स्पीड में मैं लिखवाया क्या? बहुत ही कम स्पीड थी। चलिए अगली क्लास में लिखवाएंगे।